बशीर साहब की दो लाइनें हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उससे इतना ना चाहो वो बेवफा हो जाएगा। इसी में दो लाइन उन्होंने और जुड़ा हुआ है कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन से आपकी शुरुआत होने जा रही है आईटीपी बीए बीएड के डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, क्या पेपर पैटर्न रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ये सब कुछ निचोड़ आपको बताने आ रहे हैं हमारे शुभम सर, और यही आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग को शुभम सर बिल्कुल डिटेल में बताएंगे और उनसे आप पढ़ करके आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जो ज्योग्राफी है वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा शुभम सर को और स्वागत करते हैं इनका प्रिस्टाइन क्लासेस फैमिली में। और यहां से अब आपकी जो नैया है ज्योग्राफी की वह पार लगाने के लिए शुभम सर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस पे। आप हमसे जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आइए हम अपने आज से ज्योग्राफी के सिलेबस पे चलते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही चिंतित है, या फिर उसके प्रति आप कह सकते हो कि संघर्षशील है कि आप ही को निकालना है इस बार सिलेबस। आइए देखते हैं हमारी ज्योग्राफी के सिलेबस में। अगर देखा जाए तो हमारे जो मेनली जो सिलेबस देखते हैं वो आते क्लास 12 से। तो क्लास 12 का ही हमें ज्योग्राफी का सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं। आप हमारे गुरु बैच 2.0 में जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे से अपने इस क्लासेस प्रिस्टाइन क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा ही नहीं आपका भी है। यहां से जुड़ने के बाद आप यहाँ पे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जो कि मात्र 2450 में मिल रहा है, मात्र 2450 रुपए में। आगे चल करके ये 3500 रुपए को हो जाएगा, उससे पहले आप इसमें जुड़ जाइए। ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें, जो टोटल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो 28 देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट केवल करना है वो केवल 25 क्वेश्चन मात्र। और ये 25 क्वेश्चन जो होंगे प्लस 4 मार्क्स लेकर के आएंगे। एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा थ्योरी अगर छूट गया बाबू तो आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। हो सकता है यही से सिलेक्शन आपका कट भी सकता है। तो सारे क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। आइए देखते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस 2026 में जो किताबें हमें पढ़ने क्लास 12 के, वो दो किताबें होंगे। एक किताब होगा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बोलेंगे, और दूसरी किताब हमारे पास जो होगी वो होगा इंडिया से रिलेटेड, भारत से होगा, भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था। यहाँ पे इस किताब के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें वर्ल्ड के बारे में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर दूसरी किताब को देखेंगे तो वहां पे जो पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा हमारे प्यारे भारत के बारे में देखने को मिलेगा। अगर बात करें हमारे टॉपिक और यूनिट्स की, अगर बात करें इन टॉपिक्स और यूनिट्स में जो पिछली बार में जो क्वेश्चंस आए पिछले साल में, जैसे 2023 में, 24 में, 25 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए, जिसमें अगर पहले अगर यूनिट में अगर बात करें द वर्ल्ड एंड इंडिया पॉपुलेशन से जो अगर बात करें, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, डेनेस्टी और एंड ग्रोथ, इसके बारे में अगर बात करें कैसे इसका यहाँ पे वितरण वगैरह है, घनत्व क्या है, अगर यहाँ पे बात करें तो 2023 में 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और 2024 में उसी को देखा जाए तो बढ़ोतरी होती है 2 क्वेश्चनों के साथ में। हर साल 2 क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो बाबू 26 का इंतजार भी मत करो, 26 में भी 2 क्वेश्चन बढ़ के मिल सकते हैं आपको। आइए फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2024 में कम हो गए, लेकिन 25 में बढ़ गए। इस तरीके से सारे सिलेबस हैं आपके, जो कि यहाँ पे पूर्ण रूप से क्वेश्चंस आपके बढ़ते चले जाएंगे, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में करते रहेंगे। और इसी का यूनिट का जो आगे का जो पार्ट है, जैसे 3 पार्ट है, मिनरल्स एंड एनर्जी एंड रिसोर्स, फिर इसके बाद रिसोर्स, लैंड एंड वाटर, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरह से। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो एक महत्वपूर्ण सिलेबस तो है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस कम पूछते हैं, तो उस पर हम लोग भी कवर करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है जो आपके आगे दूसरे किताब में काम देगा। फिर इसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट की अगर बात करें, मानव बस्तियों की बात करें, तो मानव बस्तियां कहां कहां है, कैसे उसमें ग्रोथ हुआ, कैसे चेंजिंग हुआ, इसके बारे में देखेंगे। इन चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा 2-2 का यहाँ पे, और 25 में कोई नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 26-20 को छोड़ देंगे, इसको भी हम साथ में कवर करेंगे अच्छे से।
आइए फिर देखते हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो देखेंगे प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, वो होता है एसडीजी गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हमारे, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाएगा, जो कि केवल कुछ संख्याओं का होता है, जिसको आपको रटने के लिए कह लीजिए, लेकिन यहाँ रटना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको सारा याद हो जाएगा इसी क्लास में ही। अब आते देखते कि हमारे सिलेबस जो शुरू होंगे, अब स्टार्ट सिलेबस होगा हमारे पास। यहां पर यूनिट 1 आता है, जो कि पहले किताब से फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में। अगर बात किया जाए यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक 1 है, जो कि वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, हमें पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि ये जो पढ़ना हमें, ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। अगर विश्व से देखेंगे तो मानव भूगोल का विश्व में क्या प्रकृति रहा है और इसका विशेष क्षेत्र क्या क्या रहा है, इसको कवर करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मानव भूगोल में कैसे चेंजिंग आया, कैसे कैसे मनुष्य कहां पर आए, फिर इसके जियोग्राफी के क्या क्षेत्र आगे चल के बनते हैं। यूनिट 2 में आएंगे पीपल्स। पीपल्स अगर लोगों के बारे में बात किया जाए, यहां पे देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दो तरीके से हमें पढ़ने को मिलेगा, ये यहाँ पे इस किताब में भी पढ़ना है और इंडिया वाले में भी पढ़ना है, यहाँ वहां के पॉपुलेशन में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पिछली बार में पूछा है कि दुनिया का चौथा सबसे आबादी वाला देश कौन सा है, तो यहां पे हम देखेंगे कि टोटल टॉप 10 कंट्री और लेस 10 कंट्री, सबसे अधिक किसमें है और सबसे कम किसमें आबादी, इसको हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा कहां पे जनसंख्या वितरण कैसे, घनत्व कैसे, फिर वृद्धि कैसे हुआ, इसके बारे में। अगर आप देखेंगे कि यहां पर जैसे कि घनत्व क्या होता है, वितरण क्या होता है, जैसे जस्ट लाइक ये कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, किसी जमीन का टुकड़ा है, ये किसी जमीन, यहां देखते हैं ये किसी जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़े में अगर देखा जाए कि ये जो एरिया है थोड़ा सा, इस एरिया में काफी ज्यादा लोग हैं, इस एरिया में पूरी आबादी भरी हुई है। फिर अगर इस एरिया में अगर बात किया जाए, इस एरिया में भी ज्यादा लोग भरे हुए हैं, लेकिन इसी का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लोग नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, किस कारण से यहाँ लोग नहीं है, किस एरिया में सबसे अधिक लोग है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर्स में, जो कि घनत्व के अंतर्गत आएगा। फिर अगर देखा जाए, अगर इसी में अगर एक चीज और नोटिस कर लिया जाए कि यहाँ पे पहले लोग थे, फिर यहाँ पे भी लोग थे, धीरे धीरे यहाँ से लोग कम हुए, यहाँ पे क्यों बढ़ने लगे, ये चेंजिंग यहाँ पे वृद्धि क्यों हो गई, या इधर ना आकर के यहाँ के लोग यहाँ क्यों आ गए, यहाँ के लोग यहाँ क्यों हो गए, मतलब कि यहाँ जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो गई, इसके बारे में बातें करेंगे। जो कि इसका सबसे मेन रीजन होता है, वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आर्थिक गतिविधियां होती है उनके बारे में ये बताता है कि आर्थिक गतिविधियों के कारण से ही लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदल जाना होता है, जहां पे उन लोगों का प्रवास हो जाता है। फिर अगर बात किया जाए पॉपुलेशन चेंज, ये जनसंख्या क्यों परिवर्तन आ रहा है, इसमें अगर स्थानिक पैटर्न की बात करेंगे, फिर संरचना की बात करेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक क्या क्या है उस पर बात करेंगे। फिर दूसरा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत में, इसके ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स क्या है, फिर इंटरनेशनल कंपैरिजंस क्या है इसमें, जिसमें आपको इसमें देखने को मिलेगा कि क्या इसमें कौन कौन से सूचकांक होते हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि एचडीआई हमारे हर बार बदलते रहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये बदलते रहते हैं। ये होता क्या है, किस पे आता है, इसके क्या क्या इंडिकेटर्स है, इस चैप्टर्स में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे यूनिट 3 जो हमारे पास आता है, मानवीय गतिविधियां जो होती है, इसके अंतर्गत यूनिट 3 में जो प्राइमरी एक्टिविटी, मानवीय गतिविधियों की अगर बात किया जाए, मानो अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्या हो सकता है, या तो हम किसान हैं, या तो किसी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, या कहीं पे काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या कुछ हम भाई टीचर हो सकते हैं। ये सारी चीजें मानो जो अपने पूरे जीवन में गतिविधि कर रहा है उसके बारे में बताता है। जैसे पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत देखेंगे तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कृषि मिलेगा, फिर इसके बाद पशुपालन देखने को मिलेगा, खनन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज प्राइमरी गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेड्स, फिर इसके बाद गैदरिंग, पास्टोरल्स, माइनिंग, सब्सटेंस एग्रीकल्चर,
फिर इसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करेंगे, पीपुल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जैसे सम एग्जांपल एंड फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज। अगर एक आपसे एक एग्जांपल पूछूं या एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर जो दूध है वो घरों से कह सकते हो या फिर उनके किसानों के अपने जो गायों को पालने वाला तबेला होता है वहां से उसको लेकर के सीधे कंपनियों तक दूध पाइपलाइन के थ्रू पहुंच जाती है, उस देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपके कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे और आपका जवाब देने के लिए हमेशा हम तत्पर हैं। फिर प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या अवधारणा है, बदलाव, बदलते रुझान क्या क्या है, संग्रहण क्या है, लोग कहां पे जुड़ते चले गए। फिर बदलते रुझान में अगर देखा जाए, अगर मैं आज आपको बोल दूं कि आपको कृषि करना है तो आप क्यों उससे भाग रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको आर्थिक चीजें बहुत कम लाभ मिल रहा है, इससे आप भाग रहे हो, यही रीजन है, तो आप दूसरे सेक्टर में जा रहे हो। तो वही बदलते रुझान में उसी चीजों को हम देखेंगे। पशुपालन, खनन, आजीविका कृषि। आजीविका कृषि मतलब जो होता है कि नॉर्मली थोड़ा सा उगाया, खा पी लिया, अपने घर के लिए उसको चला लिया। फिर उसके बाद बात किया जाए आधुनिक कृषि, जो कि मॉडर्न के एग्रीकल्चर होगा। ये किस पे होगा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास ट्रैक्टर आ गए, सबमर्सिबल्स आ गए, वाटर पंप्स आ गए, इन चीजों को यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे इसमें बदलाव हुआ। फिर कृषि से जुड़े कार्य, उससे जुड़े लोग, फिर चुनिंदा देशों को उदाहरण देखेंगे कहां पे कौन सा देश कैसे डेवलप करता चला गया। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, ये जो होता है ये होता है हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। इसमें अगर बात करें तो विनिर्माण की बात करते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। दूसरा चीज है यहाँ पे किसी चीज के फैक्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे, जहां पे हम किसी चीज को बनाने का काम करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, एग्रो प्रोसेसिंग क्या होगा, फिर हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कितने लेवल पे ये जाएगा। सेकेंडरी मतलब हमारी जो हमारे यहाँ आप देखते हो कि कई प्रकार के हमारे यहाँ चीजें चलती, योजनाएं चलती, जिसके अंतर्गत हमें कई प्रकार के सब्सिडीज बैंकों द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप लोग लघु उद्योग, घर के लिए, छोटे उद्योग, बड़े उद्योगों के लिए अलग अलग प्रकार के सब्सिडीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, वही इसके अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेगा। फिर बात किया जाए टर्सरी एक्टिविटी की या तृतीय क्रियाकलाप की बात किया जाए तो ये जो होता है ये इसका मतलब होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का अर्थात होता है कि कहीं आप सेवा दे रहे हो, सेवा एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आप कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी क्षेत्र में आप एज ए ड्राइवर भी आप सेवा दे रहे हो। मानो जो भी काम कर रहा है वो तीसरे के अंतर्गत आता है, जहां पे हम कुछ चुनिंदा देशों को उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलेगा, जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, हमारे देश में कॉल सेंटर्स है। आप नोएडा साइड आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको कॉल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ये होते क्या है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर जो इंडिया में स्थापित किए गए हैं, और ये जो होता है ये दो तरीके से चलता है, एक डे शिफ्ट चलता है और एक नाइट शिफ्ट चलता है। ऐसा क्यों चल रहा है कि दोनों टाइम में चल रहा है? रीजन ये है कि जब उनके क्या रात होता है तो हमारे यहाँ दिन होता है, हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके क्या रात होता है, और उन कंपनियों की चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉल सेंटर चाहिए होता है, जिसको इंडिया में ज्यादा सस्ते पे लेबर उनको मिल जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप ज्यादा है। और फिर दूसरी चीजें देखा जाए कि हमारे यहाँ आज के समय में पहली क्रियाकलाप मतलब प्राथमिक जो सेक्टर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सेकेंडरी थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है, टर्सरी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। फिर क्वांट्री एक्टिविटीज की बात किया जाए, चतुर्थक क्रियाकलाप की बात किया जाए तो यहाँ पे ज्ञान आधारित चीजों की बात करते हैं, जिसमें आप लोग एआई वगैरह आते हैं, आईटी सेक्टर आते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी होते हैं, एजुकेशन रिलेटेड फील्ड होते हैं, वहां पे ये चीजें होती हैं। ये चतुर्थक वाले में उसी को पढ़ने को हमें मिलेगा। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड की अगर बात किया जाए, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए तो हम दो प्रकार के जनरली लैंड ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं, एक होता है रोड, एक होता है रेलवे। जो रेलवे होता है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाता है, और रोड भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाता है। रेलवे जो होता है एक रोड के मुकाबले एक सस्ता माध्यम माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रोड पे आपके ट्रक्स जो होंगे एक बार में सामान एक ट्रक लेके जाएगा, और वही रेलवे में जो होगा उनके पास इंटरकनेक्टेड बोगियां होती जो आपको कई सारे सामान एक बार में लेकर चले जाते हैं, जिससे उनके लिए बहुत सुविधाजनक और सस्ता पड़ जाता है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सड़क रेलवे मार्ग में रेल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि कहां से कौन सा नेटवर्क कैसे है, ये सारी चीजें कहां पे कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे, जो कि ये होगा कि अपने देश के अंतर्गत में
तो है ही। साथ में एक पूरे कंटिनेंट के पास में, जैसे अगर एशिया की बात किया जाए तो इस एशिया में किस प्रकार से रेलवे जुड़ा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया से पाकिस्तान कौन सी रेल जाती है, इंडिया से चाइना के लिए जा पाती कि नहीं जा पाती, नेपाल जाती है यानी भूटान जाती है कि नहीं, बांग्लादेश जाती है कि नहीं, ये होता है अंतर महाद्वीपीय। फिर इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, सबसे सस्ता अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन में माना जाता है तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इससे सस्ता कुछ नहीं होता। अगर इसमें बात किया जाए इनलैंड वाटरवेज, मतलब अंतरदेशीय जलमार्ग, जो कि एक देश के अंतर्गत ही होता है, एक देश में जिसपे नदियों पे होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सिलेबस जो कवर करना पड़ेगा वो यूएसए के चीजों को कवर करना पड़ेगा, यूएसए रिवर्स में, यूएसए की रिवर्स वहां पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्रिएट करते बार बार, तो उस पर हम लोग कवर करेंगे। फिर प्रमुख समुद्री मार्ग, ये प्रमुख समुद्री मार्ग क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि 1498 ईस्वी में, मतलब 1948 में, 1948 ईस्वी में यहाँ पे वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति आया था। वो आया था स्पेन से निकल करके आपके इंडिया के लिए एक रास्ता खोजा था। तो ये जो समुद्री मार्ग की खोज हुई है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कैसे किसी चीज को आसान बनाते, कैसे किसी चीज को कठिन बना देते, इस तरीके से। जैसे पनामा की अगर बात किया जाए, पनामा जो एक हमारे पास कैनाल है, पनामा कैनाल, वो न्यूयॉर्क से लेकर के उसके अपोजिट साइड वाली जगह को कम कर देता है, मात्र जैसे कुछ 5,000 के आसपास किमी में कर देता है। लेकिन पहले वही पनामा नहीं हुआ करता था, तो यहां से यहां तक के जो सफर हुआ करता था, पूरी नाव यहां से घूमती थी, लगभग ये 12,000 किलोमीटर के आसपास के एरिया को कवर करता था। तो ये घटने की वजह से इनका समय बचता है और दूरियां भी घट जाती हैं, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हम इसको पढ़ेंगे। फिर वायु परिवहन की बात किया जाए, एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात किया जाए, तो इसमें अंतर महाद्वीपीय को भी देखेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल को देखेंगे, ये चीजें कि भाई ये कैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जा रहे हैं सामान को ले आने के लिए। जब आपको, जैसे कि अगर आपके पास पैसा अच्छा है, आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है, पैसे अच्छे हैं, तो आप इसका प्रयोग करते हो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अपने समय को बचाव के लिए लोग एयर ट्रांसपोर्ट का, वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर वे में देखा जाए तो जल वाले में ज्यादा टाइम लग जाता है। किसी चीज को अगर आप जहाज से मंगा रहे हो, हवाई जहाज से, तो 2 दिन 3 दिन या फिर 1 दिन में आपके आ जाते हैं। लेकिन अगर वही पानी के माध्यम से मंगा रहे हो तो 3 से 4 महीने का समय ले लेता है। आइए फिर फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में फिर देखते हैं कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये भी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत में ही आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कि कौन सा तेल वाला पाइपलाइन है, कौन सा गैस वाला पाइपलाइन है, किस देश में कैसे कैसे फैला हुआ है, इनके बारे में आप लोग को ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा। रीजन इसका है कि रसिया वार वाला जो इस टाइम चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का, यहाँ पे आपको गैस वगैरह वितरण जो है, वहां से ऑयल का वितरण जो है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट इस टाइम बना हुआ है सिचुएशन के कारण। तो वो चीजें आपको इस बार एग्जाम में ज्यादा चांस हो सकता है आने का। फिर उपग्रह संचार, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि इस भाई साइबर से रिलेटेड चीजें आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रहा है। इंडिया में देखा जाए तो संचार साथी नाम का एक ऐप बनाया गया है, जो कि साइबर रिलेटेड क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है। तो यहां पर भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात किया जाए, जो इनके बेसिक है, फिर चेंजिंग पैटर्न्स है, पोर्ट्स है, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स है, फिर रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड में अगर बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, कि यहाँ पे इनके जो अवधारणा है, क्या आधार है, किस आधार पे चेंजिंग पैटर्न्स जो हर बार बदल जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है कि एक बहुत मजबूती कड़ी पे बंधा होता है, लेकिन थोड़े थोड़े चीजें क्या होती है उसको बिगाड़ देती, थोड़े थोड़े चीजों की वजह से। जैसे कि अगर बात किया जाए अभी यूएसए और रसिया में क्या चल रहा है कि आपस में विवाद चल रहा है, जिस कारण से इन विवादों के कारण वहां पे क्या होता है कि रसिया और यूएसए के विवादों के कारण वहां पर ट्रेड जो है, एक कह सकते हो कि चैन ब्लॉक टूट चुका है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई वो अमेरिका बोलता है कि रसिया से आप वहां की ऑयल वगैरह मत खरीदो, गैसेज वगैरह मत खरीदो। तो ये सारी चीजें किस पैटर्न पे चेंज हो रही है, इस पे देखेंगे। फिर उसके बाद पोर्ट्स जो होते हैं हमारे पास, अगर बात किया जाए ये पोर्ट्स क्या है, तो ये जो जहाज बड़े बड़े लगते हैं वहां पर, उन पोर्ट्स के बंदरगाहों के जो होते बंदरगाह, वहां पे जहाज कैसे आते हैं, कहां पे कौन सा पोर्ट्स बना हुआ है, विश्व के किस पार्ट में किस पोर्ट्स का बहुत ज्यादा यूज है, किस पोर्ट का बहुत कम यूज है, इसके बारे में देखेंगे। फिर बात किया जाए
इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो सबसे बड़ा रोल निभाता वो होता है WTO। ये WTO का पुराना नाम क्या था, आप कमेंट में इसको बताएंगे। WTO का जो पुराना नाम था, WTO बनने के पहले उसका पुराना नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे भाई, ताकि इससे तो पता चले कि आप भाई अपने सिलेबस को लेकर के, अपने चैप्टर्स को लेकर के थोड़ा तो सीरियस हो, तब तो मजा आएगा कि WTO का पुराना नाम क्या है। आइए फिर अगर बात किया जाए, देखो दूसरा किताब आता है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, पीपल्स एंड इकोनॉमिक्स। इस किताब में एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी गई है कि इस किताब में एक लाइन लिखी गई कि हर देश का नागरिक उस देश के लिए सबसे अच्छा संसाधन होता है। कहोगे सर हम संसाधन कैसे हो गए, हम तो भाई मनुष्य, संसाधन कहां से हो गए। तो आपके पास अगर 3 चीजें, तो आप अपने देश के लिए एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे नागरिक। अगर आपके पास 3 चीज में से किसी एक की कमी है, तो आप अपने देश के लिए अच्छे संसाधन नहीं हो। आप देश के लिए कर सकते हो, कहीं ना कहीं घाटे का काम कर रहे हो। जैसे 3 चीज में क्या है, इस चीज को देखिएगा। पहला होता है हेल्थ, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। इनके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होना चाहिए, जिससे आप कोई ना कोई अपने लिए भाई रोजगार ढूंढ सकते हो, अपने खाने पीने के लिए कर सकते हो। क्योंकि जब आप देश के अपने अंदर कोई स्किल लाओगे तो देश के डेवलप में ही लगाओगे हमेशा। अगर इसमें से मान लीजिए आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छा है, स्किल भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका हमेशा तबीयत खराब रहता है, आप हमेशा बीमार पड़ रहे हो, तो इन दोनों को क्या काम। इसमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो आपके देश के लिए घाटे का चीज बन जाता है। फिर पॉपुलेशन में बात किया जाए, जनसंख्या में, जो कि वहां पे पहले ही किताब में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पॉपुलेशन को हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, एक वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डेनेसिटी कैसे है, ग्रोथ कैसे है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे है। उसी चीजों को देख रहे हैं कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन चेंजिंग इन थ्रू टाइम, रीजनल वेरिएशंस एंड ऑक्यूपेशंस। मतलब अगर बात किया जाए व्यवसाय के आधार पर पॉपुलेशन कैसे बदल गया। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए भाषा के आधार पे और धार्मिक चीजों के आधार पे पॉपुलेशन कैसे बदल गया। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। हमारे यहाँ 1953 में एक राज्य का निर्माण होता है। उस राज्य का नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप बताओगे। उस राज्य का जो भाषा रखा गया 1953 में, उसका भाषा जो हुआ वो तेलुगु हुआ। तेलुगु भाषी राज्य, ये पहला भारत का पहला भाषा मतलब भाषा आधारित राज्य बनाया गया 1953 में। ये कौन सा है ये आप बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी पहला बनाया गया। तो यहाँ पे क्या भाषा के आधार पे वहां पे जनसंख्या घनत्व रहा होगा, तभी तो ऐसा बदलाव हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर बात किया जाए कि केरला में वहां पे मलयालम बोलने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है, अब यहां से बोलो कि मलयालम बोलने वाले जो लोग हैं उनको ना करके यहां पे हिंदी को लागू कर दिया जाए, इसको हिंदी भाषी राज्य बना दिया जाए, जो कि एक तरीके से बहुत थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी को अगर आप देखते हो कि उत्तर प्रदेश वगैरह में, अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश वगैरह में अगर देखोगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वाली जनसंख्या अधिक है, जिस आधार पे इसको हिंदी भाषी राज्य आप घोषित कर सकते हो, और हिंदी भाषी राज्य है भी ये। वही चीज है कि क्या फिर इसके बाद देखेंगे समय के साथ साथ ग्राम और शहर की जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हुआ, तो इसको भी देखेंगे कि अगर बात किया जाए कि ये गांव है, गांव में जो हमारे पास नॉर्मली एक्टिविटी होती है वो होती है हमारे पास प्राथमिक क्रियाकलाप। और प्राथमिक में होता है कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पे कृषि से रिलेटेड होगा, कृषि से रिलेटेड होगा। प्राइमरी सेक्टर में जो होता है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो होते लोग, लेकिन यहाँ पे जो लोग होते हैं इनकी जो इनकम होती है, यहाँ पे इनकी जो इनकम बनेगी, यहाँ पे इनका जो इनकम बनेगा वो शहर के मुकाबले कम होता है, जिस कारण से इनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन होता है। उसी को सुधारने के लिए लोग अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, जैसे आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे कि आप उनके घर की परिस्थितियों को अच्छा कर सकते हो। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इस गांव से निकल करके, इस विलेज एरिया से निकल करके आप एक अच्छे अफसर बन करके, एक अच्छे टीचर बन करके आप कहां के लिए निकलोगे, एक सिटी एरिया के लिए माइग्रेट करोगे। और सिटी एरिया में जाने के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है सिटी एरियाज में, वह देखने को मिलता है टर्सरी सेक्टर, जिसको तृतीयक क्षेत्र बोला गया, या फिर सर्विस सेक्टर बोला गया, इसको सेवा का क्षेत्र बोला गया।
और इस सेवा वाले सेक्टर में जाकर के आप इंजीनियर बन जाते हो, तो डॉक्टर बन जाते हो। इस तरीके से करके अलग अलग क्षेत्रों में आप अपनी सेवा और भूमिका निभाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ये इनकम होता है ये क्या हो जाता है, ये ग्रोथ कर जाता है। इसी चीजों के कारण से यहां पर ये बदलाव देखने को मिलता है कि जनसंख्या परिवर्तन हो जाता है ग्रामीण और शहर में। फिर इसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट की बात किया जाए, मानव बस्तियों की बात किया जाए, तो यहाँ पे रूरल सेटलमेंट क्या है, किस तरीके से देखते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रकार क्या है। एशिया का सबसे बड़ा मानव बस्ती कौन सा है, ये आप ही कमेंट में बता दीजिएगा, और उसका एक रीजन भी आप लिख दीजिएगा कि उसके आज तक मानव बस्ती बनने का कारण क्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्तर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि जब हम इसका जब थ्योरी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर्स पे आएंगे, तो वहां पे कुछ तो जिज्ञासा होना चाहिए। आज जिज्ञासा बनेगी तब तो कल को पढ़ेंगे। आ जाइए। फिर इसके बाद अर्बन सेटलमेंट, हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन चीजें बदलती चली जा रही है, शहरों में बदल रहा है, बदलाव आता चला जा रहा है। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, किस तरीके से उनके कार्यात्मक वर्गीकरण शहर में किस प्रकार से बांटा गया है। जैसे आप नोएडा देखते हो, नोएडा के बगल में दिल्ली देखते हो, तो दोनों में क्या होता है कि नोएडा की जनसंख्या कम है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले नोएडा ज्यादा डेवलप और अच्छा दिखता है। रीजन क्या है उसका, उसका रीजन ये कि नोएडा वाला जो सेक्टर है वो वर्किंग सेक्टर है, और जो दिल्ली वाला सेक्टर है वो एक तरीके से कह सकते हो प्रशासनिक सेक्टर है, साथ में वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। नोएडा लिविंग के लिए नहीं बना हुआ, रहने के लिए उतना नहीं बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो दिल्ली वाला सेक्टर है वो रहने के लिए बना हुआ है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात किया जाए, संसाधन और विकास की बात किया जाए, तो संसाधन में ये देखेंगे कि लैंड संसाधन क्या है। लैंड रिसोर्स में बात किया जाए, इसके जनरल लैंड यूजेस मतलब जो सामान्य रूप से भूमि का उपयोग होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर एग्रीकल्चर उपयोग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर मेजर क्रॉप्स मतलब कि जो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि प्रमुख फसलें क्या क्या होती है भारत के अन्य हिस्सों में, विश्व के अन्य हिस्सों में इसको, लेकिन अगर ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में चैप्टर दिया हुआ तो इंडिया पे ज्यादा फोकस करेंगे। फिर इसके अलावा देखा जाएगा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या क्या है, फिर इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही कि आज लोग खेती नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर अगर दूसरी प्रॉब्लम आती है तो वो आती है कि टेक्नोलॉजी की। एक किसान के पास ज्यादा इनकम न होने के कारण छोटा सा जोत मतलब जोत एरिया छोटा होने के कारण उनका मतलब जो भी कृषि का क्षेत्र है वो छोटा होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि उसके पास टेक्नोलॉजी की कमियां आ जाती हैं। फिर कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज अगर की बात किया जाए कि समान संपत्ति संसाधन क्या है, मतलब छोटे छोटे जमीन है उन पे कैसे खेती कर रहे लोग, उसके बारे में। फिर देखते हैं वाटर रिसोर्स, अगर जल संसाधन के बारे में बात किया जाए, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, इरिगेशन में, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल में, फिर एंड अदर यूजेस, सेक्रिसिटी ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर इसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे बात किया जाए पानी की उपलब्धता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, पानी की उपयोगिता क्या है, कहाँ पे पानी है कहाँ नहीं है। पानी का उपयोग तब समझ में आता है जब आप कभी मुसीबत में पड़ते हो, पानी आपके पास नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी शादी बारात में गए, शादी ब्याह में, और वहां जाने के बाद पानी की कमी पड़ गई, खाना खाने के बाद प्यास लगी हुई, मीठा तो खा लिया, पानी मिल नहीं रहा, तब पानी की कीमत समझ में आती है कि अगर पानी अगर बर्बाद ना हुआ होता तो ये सभी के लिए यूज में हो जाता। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन आप उसको सोचिए कि पूरे अगर विश्व के चीजों को अगर ब्रॉड करके देखोगे तो कितना बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है वाटर हमारे लिए। फिर उसी का अगर बात किया जाए कि पानी जो होता है यूटिलाइजेशन में देखा जाए तो इरिगेशन, यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, घरेलू चीजों में घर के कामों में भी पानी का प्रयोग आता है। फिर औद्योगिक अगर बात करें इंडस्ट्रियल यूज में भी पानी का यूज होता है। फिर वाटर कैसे इसको बचाया जा सकता है, वाटर की समस्याएं क्या है, निदान क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो वाटर कंजर्वेशन मेथड में देखेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि बारिश को पानी को संचित करके रख लेते हैं और उसको आगे की ओर यूज करने के लिए प्रवाहित करते हैं। फिर वाटर शेड मैनेजमेंट मतलब कि वर्षा जल संग्रहण का क्षेत्र प्रबंधन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर में। आइए मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स की बात किया जाए, अगर खनिज और ऊर्जा संसाधन में अगर बात किया जाए तो दो चीजों की हम बात करेंगे, एक करेंगे मेटेलिक एंड दूसरा नॉन मेटेलिक। फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे उसको किस क्षेत्र में कितना बांटा गया है,
फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात करेंगे, कौन सा पारंपरिक होगा कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे अगर बात किया जाए गैर पारंपरिक स्रोतों में तो हम पवन चक्की को ले लेते हैं, फिर हमारे पास आता है सोलर पैनल्स वगैरह आता है, इन सारी चीजों की। भारत में योजनाओं की बात किया जाए कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आधारित क्षेत्र योजना क्या है, सतत विकास क्या अवधारणा क्या, जो स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका गोल क्या है, यही आता है एसडीजी गोल। यही आपको पढ़ने पड़ता है और एसडीजी गोल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पहला कौन सा है भाई, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा गोल है, उसको ऐसे मैच द कॉलम करो भाई, तब आपको ये क्वेश्चन बन करके मिलेगा कि मैच द कॉलम में कैसे कैसे आते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए, ये पिछली किताब में हमने पढ़ चुका है तो इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की नीड नहीं, क्योंकि ये जो हमारे पिछला वाला किताब था फंडामेंटल्स वाला, उसके अंतर्गत भी इसको पढ़ना हमें, और ये दोनों परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे और विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, जिसमें वही चीजें जैसे रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड गैस पाइपलाइंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड इंटरनेट, ये सारी चीजें वो पिछली किताब की चीजें, बस वो विश्व में बात करता है और यहाँ भारत में बात करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य है हमारा यूपी, तो इस यूपी में जो होता है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है पूरे भारत का। इसी तरीके से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये रेल नेटवर्क बड़े बड़े होंगे, तो उसके बारे में भी देखेंगे। फिर सबसे ज्यादा सड़कें कहां पर है, तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यूपी भी उसमें आगे, सबसे आगे, कि यहाँ पे रोड में भी सबसे ज्यादा यूपी आता है। फिर जल मार्ग कैसे है, वायु मार्ग कहां पर है, वायु मार्ग जो हम पढ़ेंगे ज्यादातर हम अपने नेशनल अपने एयरपोर्ट उनके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसी जगह वो उसी चीजों को देखेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी उसी चीजों को पढ़ना है कि भारत के विदेशी व्यापार के बदलते पैटर्न, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वो जो उस किताब में पढ़े थे हमने, मतलब पढ़ाऊंगा, उसमें जो होगा वो पूरे विश्व के चीजों को लेकर के होगा। फिर समुद्री बंदरगाह जिसको आप सी पोर्ट्स बोलते हो, फिर उनका अंतर स्थल क्षेत्र क्या है, फिर हवाई अड्डे कौन कौन से, ये सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत में आएगा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि WTO का क्या रोल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, एक देश से दूसरे देश के व्यापार के बीच में मध्यस्थता कैसे करता है। और इसी में हम ये भी पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे, विश्व बैंक वगैरह इसमें कैसे रोल निभाते हैं। फिर इसके बाद यूनिट 5 में बात किया गया, यूनिट 5 में अगर बात किया जाए तो यहां बोलता है कि जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स। यहां पर अगर बात किया जाए कि भौगोलिक मुद्दों पे कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके चीजों पे बात किया जाएगा। जैसे इसमें आता है सबसे बड़ा चीज की इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप सड़क पे चल तो रहे हो, धूल है, गर्दा है, हवा खराब है, पानी खराब है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे पॉपुलेशन का अधिक होना। जहां पॉपुलेशन बढ़ेगा वहां पर ये सारी चीजें समस्याएं बढ़ेंगी, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे आपको और पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से समिट में इन चीजों को लिया गया, जैसे कि आप इंडिया में देखते हो G20 समिट क्यों हुआ, G7 क्यों हुआ, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, शहरी क्षेत्र का कचरा निपटान कैसे होगा, क्योंकि भाई देखो शहर होगा, जनसंख्या अधिक होगा, जब जनसंख्या अधिक होगा तो लोगों का यूजेज बढ़ेंगे, और यूजेज जब बढ़ेंगे प्लास्टिक पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, तो प्लास्टिक तो गलने वाला है नहीं, कचरा उनका घर के बाहर जाएगा, वो कचरा आएगा, नगर निगम वाला उठाएगा, ले जाकर के एक जगह उसको वापस डिकम्पोज करने के लिए फेंक देगा, तो पूर्ण रूप से तो डिकम्पोज होगा नहीं, जो होने लगेगा उसका यूज होगा, और जो नहीं होने लगेगा उसको कहीं ना कहीं उसका निपटान करेंगे, उसको डिस्पोजल में डाल करके उसका कुछ ना कुछ करेंगे यूज। फिर अर्बनाइजेशन की अगर बात किया जाए, रूरल अर्बन माइग्रेशन, शहरीकरण में अगर बात किया जाए तो शहरीकरण का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन किस लिए होता है, वो होता है पैसे के लिए, बिना पैसे के लोग एक जगह से दूसरी जगह न जाए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग ग्राम से शहर की ओर क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ग्राम से शहर की ओर लोग प्रवास कर जा रहे हैं। ये प्रवचन नहीं भी है, यहाँ पे प्रवास होगा, इसको आप देख लेना, ये प्रवास है, गांव से लोग शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, झुंगी बस्तियों की समस्याओं की अगर बात किया जाए, ये क्या है, शहर बढ़ते चले जा रहे, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये झुंगी बस्तियां जो धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो पा रहा पूर्ण रूप से, और खत्म भी नहीं हो पाएगा,
तो इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आती है समस्या, कहाँ पे बहुत बड़ा है, कहाँ पे कम है, इसको भी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे आता है भूमि क्षरण की, मतलब जमीन कैसे खराब हो रहे हैं, इसके बारे में। ठीक है भैया, अगर आपने हमें अभी तक सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक पूरा सिलेबस देखे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने चैप्टर्स को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के बहुत सीरियस हो, आप लगे रहिए। जिन्होंने पूरी वीडियो देखा है उन्हीं का सिलेक्शन होना पक्का है। अगर फिर से बात किया जाए, हमारे गुरु बैच से आप ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको फीचर्स मिलने वाले लाइव क्लासेस का, रिकॉर्डेड क्लासेस, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे पड़े रहेंगे। फिर क्लास नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको डेली पर डे मिलता रहेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा योजना होता है वो टेस्ट सीरीज। जब आप पढ़ते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर इसको स्किप अगर किए तो फिर एग्जाम में निकलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। फिर ई बुक, हम आपको किताबें भी प्रोवाइड करेंगे अपने ओर से, प्रेस्टाइन क्लासेस की ओर से, ताकि आप उसको पढ़िए और आगे बढ़िए। 1 by 1 गाइडेंस भी आपको मिलेगा, आपकी समस्याओं का आपके टीचर से प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। फिर इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे फोन नंबर पे ज्वाइन हो सकते हैं, जो है कि 7309733765। इस पे आप हमें कॉल करके कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब हैंडल, इन सारी चीजों से ज्वाइन हो जाइए, जो कि आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा। हर जगह पे प्रेस्टाइन क्लासेस आप लोग डालेंगे तो आप मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी हमारा पड़ा हुआ, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।